हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीसी फर्स्ट ईयर की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर की, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति और व्यापारिक पूंजीवाद। तो देखिए, ये जो क्लास है वो आरपीसी फर्स्ट ईयर जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में औद्योगिक क्रांति एवं व्यापारिक पूंजीवाद क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, क्या है, इसकी क्या उपयोगिता हुई। तो औद्योगिक क्रांति एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें उत्पादन के साधनों में यांत्रिक परिवर्तन आया और पारंपरिक कुटीर आधारित उत्पादन से हटकर मशीन आधारित उत्पादन प्रणाली की ओर बढ़ा गया। यानी जैसे हम कहते हैं कि भाई पहले कपड़ा जो था वो बनता था, वो हाथ की जो निर्मित मशीन थी उन पर बनता था, तो उस पर ना बनकर एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक मशीनें बनाई जाती हैं। तो उन मशीनों से जो कुटीर उद्योग का जो स्थान है वो किसने ले लिया, बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया। और अचानक से जब इस तरह का परिवर्तन आया तो उसे कहा गया औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है, उत्पादन साधनों में यांत्रिक जो परिवर्तन है, कुटीर आधारित उत्पादन से हटकर मशीन आधारित उत्पादन प्रणाली को स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के काल के बारे में, बात करते हैं समय के बारे में बात करते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति लगभग 1750 ईस्वी में शुरू हुई। और अगर हम बोला जाए कि भाई वास्तव में जो औद्योगिक क्रांति वो कब शुरू होती है, तो 1760 के बाद औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? इंग्लैंड में। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड में शुरू हुई, फिर यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में फैलती है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? इंग्लैंड में शुरू होती है। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आती है और उसके बाद यूरोप में और अमेरिका में ये औद्योगिक क्रांति आती है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रमुख चरणों के बारे में। तो देखिए, पहला चरण है औद्योगिक क्रांति का 1750 से 1850 ईस्वी तक का। और सबसे पहले शुरुआत का वो कहाँ पे होती है औद्योगिक क्रांति की? इंग्लैंड में। और कौन कौन से उद्योग में सबसे पहले शुरुआत होती है? तो कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग और कोयला उद्योग में औद्योगिक क्रांति आती है। दूसरा जो औद्योगिक क्रांति का चरण है वह है 1850 से 1914 में। कहाँ पर आती है ये? जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण के दौरान औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आई? तो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में। और प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे? स्टील, रेलवे और बिजली। कौन से थे? स्टील, रेलवे और बिजली। तीसरा चरण औद्योगिक क्रांति का 20वीं शताब्दी में आता है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक क्रांति होती है और इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल हो जाते हैं? ऑटोमोबाइल, रसायन उद्योग और सूचना तकनीकी उद्योग इसमें शामिल होते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के कितने चरण चलते हैं? 3 चरण चलते हैं। पहला चरण 1750 से 1850 में, दूसरा 1850 से 1914 में और तीसरा 20वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आती कहाँ पर है? इंग्लैंड में। दूसरे चरण के दौरान औद्योगिक क्रांति कहाँ आती है? जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में। तीसरे चरण में औद्योगिक क्रांति आती है वैश्विक स्तर पर। तो पहले चरण में औद्योगिक क्रांति में कौन से उद्योग हैं? कपड़ा, लोहा और कोयला। दूसरे चरण में स्टील, रेलवे, बिजली। और तीसरे चरण में आते हैं ऑटोमोबाइल, रसायन और सूचना तकनीकी। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति में प्रमुख आविष्कार और तकनीकी विकास कौन कौन से हुए। देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने किया। कब किया? 1764 में। और इससे कताई की गति में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो स्पिनिंग जेनी की जो आविष्कार है वो किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में। और जो कपड़ा बनाने के लिए जो कताई की जाती थी उसकी गति में क्या हो जाती है? तेजी आ जाती है। भाप के इंजन या वाट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने 1769 में। और ऊर्जा उत्पादन में क्रांति आती है। इससे क्या आती है? ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति आती है भाप के इंजन से। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने। कब किया? 1787 में। और इससे कपड़ा उत्पादन में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होती है पावर लूम से। रेलवे इंजन को किसने बनाया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया 1814 में। और इससे परिवहन का सशक्त माध्यम बनता है। तो रेलवे इंजन को किसने बनाया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया 1814 में।
और इस रेलवे इंजन के आविष्कार से यह होता है कि परिवहन जो है, आवागमन जो है वो और तेजी से होने लग जाता है, तो विकास की दर जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव है उत्पादन में वृद्धि होती है और वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। यानी कि जिन वस्तुओं की लागत जो है वो ज़्यादा थी, जिसके कारण वस्तुएं महंगी थीं, तो औद्योगिक क्रांति के आने के बाद उत्पादन तेजी से होने लगता है और वस्तुएं क्या होने लगती हैं, सस्ती होने लगती हैं, तो आम जन तक भी वस्तुएं पहुंच जाती हैं। दूसरा है नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो औद्योगिक क्रांति में बड़ी-बड़ी जब फैक्ट्रियाँ लगाई गईं, बड़े-बड़े उद्योग लगाए गए, तो फिर लोगों को रोजगार मिलता है। तो औद्योगिक क्रांति का एक सकारात्मक प्रभाव ये भी पड़ता है कि नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तीसरा है नवीन सामाजिक वर्ग का उदय होता है। एक नया सामाजिक वर्ग उभर कर आता है, जिसमें एक वर्ग होता है श्रमिक वर्ग और दूसरा होता है पूंजीपति वर्ग। यानी इस एक वर्ग में तो काम करने वाले लोग श्रमिक वर्ग और दूसरे वर्ग में जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े-बड़े अमीर लोग थे, वह थे पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत। शिक्षा एवं विज्ञान का विकास होता है। यानी औद्योगिक क्रांति के आने के बाद लोग जो हैं वो औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, तो शिक्षा विकसित होती है और विज्ञान के आविष्कार से ही औद्योगिक क्रांति संभव हुई, क्योंकि अलग-अलग मशीनों का आविष्कार किया जाता है और उन अलग-अलग मशीनों के आविष्कार से ही जो औद्योगिक क्रांति का क्या है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और औद्योगिक क्रांति तेजी से फैलती है। तो औद्योगिक क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या-क्या है? उत्पादन में वृद्धि और वस्तुएं सस्ती हुई, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, नवीन सामाजिक वर्ग का उदय होता है, कौन-कौन सा श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग और शिक्षा एवं विज्ञान का विकास होता है। अब हम नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के। इस नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव है कि जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, वो श्रमिकों का शोषण करते थे और बाल मजदूरी कराई गई। तो यानी अधिक उत्पादन के लिए ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया। जो वयस्क कम पड़े तो फिर बच्चों से भी क्या कराई गई, मजदूरी कराई गई। तो यह नकारात्मक प्रभाव है। शहरों में भीड़-भाड़ बढ़ी, प्रदूषण बढ़ा और झुग्गियों की संख्या बढ़ गई। तो क्योंकि जब लोग रोजगार के लिए शहरों में गए, तो उनके भाई पास मकान नहीं था, पक्का मकान नहीं था, तो वो झुग्गियों में रहने लगे और भीड़ बढ़ गई शहरों में, और जब भीड़ बढ़ गई तो प्रदूषण भी क्या हो गया, बढ़ गया। रोजगार की अस्थिरता रही और आर्थिक असमानता आई, यानी पैसे वाले लोग पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो थे वो गरीब हो गए। श्रमिक वर्ग में ज्यादातर लोग आ गए और मानव मूल्य घटे और मशीनें प्रमुख हो गईं। यानी जहाँ पर मानवता को जो बढ़ावा दिया जाता था, अब मशीनों को बढ़ावा दिया गया और आर्थिक युग की तरफ, पैसे की तरफ क्या है, लोगों की दौड़ बढ़ गई। तो इस तरह से ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं, श्रमिकों का शोषण और बाल मजदूरी, शहरों में भीड़-भाड़, प्रदूषण, झुग्गियाँ, रोजगार की अस्थिरता, आर्थिक असमानता और मानव मूल्य घटते हैं और मशीनें प्रमुख हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिवर्तन के बारे में। तो नए सामाजिक वर्ग का उदय होता है। इसमें कौन कौन सा वर्ग आते हैं? उद्योगपति वर्ग और मजदूर वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास। तो कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं? पूंजी निवेश करने वाले व्यापारी और उद्योगपति। मजदूर वर्ग वे लोग जो मशीनों पर श्रमिक के रूप में क्या करते थे, काम करते थे। अगला जो प्रभाव आता है वो आता है शहरीकरण, यानी कि गांव से शहरों की ओर लोगों का पलायन होता है, तो शहर जो है वो अपने आकार में बढ़ते चले जाते हैं। नए औद्योगिक नगर बसते हैं, जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, इस तरह के नए औद्योगिक नगरों का क्या होता है, विकास होता है। शिक्षा और तकनीकी संस्थानों का विकास होता है, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना होती है, मैनेजमेंट की कॉलेज बनते हैं और टेक्निकल कॉलेज बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलता है, यानी कि साइंस में रिसर्च पर पैसा खर्च किया जाता है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि औद्योगिक क्रांति जो है वो तेजी से फैलती है, नए नए आविष्कार होते हैं और नए नए आविष्कार के माध्यम से विकास जो है वो तेजी से बढ़ता है। अब हम बात करें औद्योगिक क्रांति के प्रमुख उद्योगों के बारे में, तो कपड़ा उद्योग है सबसे पहला और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। यानी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस उद्योग में आई? कपड़ा उद्योग में आई। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र औद्योगिक क्रांति से कौन सा उद्योग था? तो कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था। लोहा और इस्पात, रेलवे, मशीन, औजारों के निर्माण के लिए लोहा मतलब लोहे और स्टील उद्योग की क्या होती है, स्थापना होती है, जिसमें रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, पटरियां बनती हैं, मशीनें बनती हैं, औजारों का निर्माण होता है। खनन उद्योग, कोयले और लौह अयस्क की भारी मांग के कारण खनन उद्योग बढ़ता है। परिवहन उद्योग, रेलवे और स्टीम बोट का विकास होता है, जिससे कि आवागमन सुलभ हो जाता है और परिवहन जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं
औद्योगिक क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखिए, विश्व व्यापार में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, समुद्री मार्गों में उछाल आता है, यानी समुद्री मार्गों से भी क्या होता है, व्यापार होता है। साम्राज्यवाद को बल मिलता है, उपनिवेशों का शोषण बढ़ता है। उपनिवेश मतलब जो ब्रिटिशर्स के अधीन जो देश थे वहां पर शोषण प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। सामाजिक सुधार आंदोलनों का आरंभ होता है, जैसे ट्रेड यूनियन आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, इनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देखा जाता है कि भाई मार्क्सवाद की विचारधारा के अनुसार कि पैसा जो है वो सभी के पास होना चाहिए, श्रमिक वर्ग जो है वो समाज में स्थायित्व रखना चाहिए। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि भाई पूंजीवादी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और श्रमिक वर्ग क्या है, गरीब होते जा रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक आंदोलन को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, समाजवादी आंदोलन को। राजनीतिक आंदोलनों का विकास होता है, श्रमिक वर्ग ने अपने अधिकारों की क्या करना, मांग करना शुरू कर दिया, और अलग अलग श्रमिक यूनियन बनती हैं। वो अपने समय समय पर अपने अधिकारों की मांग करती हैं, अपने जो तनख्वाह है उसको बढ़ाने की मांग करती हैं कि भाई समय समय पर हमारे पैसे भी क्या किए जाने चाहिए, बढ़ाए जाने चाहिए। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति के वैश्विक प्रभाव पड़ते हैं। विश्व व्यापार में वृद्धि होती है, एक पहला वैश्विक प्रभाव है। साम्राज्यवाद को बल मिलता है, तो मतलब ये होड़ बन जाती है कि भाई दूसरे देशों को उपनिवेश कैसे बनाया जाए। और सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होती है, राजनीतिक आंदोलनों का विकास होता है। अब हम बात करें औद्योगिक क्रांति की आलोचना के बारे में, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इसे पूंजीवाद का शोषणकारी रूप कहा। औद्योगिक क्रांति को क्या कहा, पूंजीवाद का शोषणकारी रूप। किसने कहा है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने पूंजीवाद का शोषणकारी रूप कहा है औद्योगिक क्रांति को। क्यों कहा है, क्योंकि इसमें पूंजीपति लोग जो हैं वो श्रमिक वर्ग का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। उन्होंने औद्योगिक क्रांति को समाज में वर्ग संघर्ष का कारण बताया। समाज में वर्ग संघर्ष का कारण भी बनती है औद्योगिक क्रांति, और वो संघर्ष किसमें होता है, श्रमिक वर्ग में और पूंजीपति वर्ग में। अब हम बात करें भारत पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, भारत में भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश हो जाता है औद्योगिक क्रांति के कारण, जिसमें हथकरघा उद्योग खत्म हो जाता है, दस्तकारी उद्योग खत्म होता है, कच्चे माल की आपूर्ति का केंद्र बन जाता है भारत। तो हमने कई बार पढ़ा है कि भाई अंग्रेज जो थे वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे अपने देश, और वहां से बना हुआ कपड़ा, बने हुए सामान को यहाँ लाकर बेचते थे। तो उससे क्या, हमारा भारतीय धन ही क्या होता, बाहर जा रहा था, और इसी को धन निष्कासन सिद्धांत कहा गया। और रेलवे, टेलीग्राफ, डाक जैसी बुनियादी ढांचे का क्या होता है, विकास होता है। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में रेलवे का विकास होता है, टेलीग्राफ का विकास होता है, और डाक व्यवस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है। और क्या प्रभाव पड़ता है भारत पे, तो एक नए शिक्षित वर्ग का उदय होता है, जिसने बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। तो औद्योगिक क्रांति में भाई शिक्षा का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है। तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहता है, यहाँ के लोग भी पढ़ाई करते हैं, और एक नया शिक्षित वर्ग बनता है, और वही शिक्षित वर्ग बाद में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे सभी लोग। और अंत में भारत को क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय बाजार पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो भारतीय वस्त्र थे वो कैसे थे, सस्ते हो गए, और ब्रिटिश जो वस्त्र थे वो महंगे महंगे भी थे, और पूरे बाजार पर क्या कर लेते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने, हाँ, अपनी जो लागत को है कम करके और उत्पादन को क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं, और भारत में आकर उसको बेचते हैं। तो और ब्रिटिशर्स के कपड़े की जो क्वालिटी थी भारतीय कपड़े से अच्छी भी थी, तो इसलिए उनकी मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति का भारत पर ये निम्न प्रभाव पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म को व्यापारिक पूंजीवाद कहा जाता है। मर्केंटिलिज्म को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पूंजीवाद। व्यापारिक व्यापारिक पूंजीवाद कहा जाता है। व्यापारिक पूंजीवाद, तो व्यापारिक पूंजीवाद की शुरुआत 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच प्रचलित ये आर्थिक विचारधारा थी, जिसके अनुसार एक राष्ट्र की समृद्धि उसकी धन संपदा, सोना चांदी की मात्रा पर निर्भर करती थी। इसलिए इसके निर्यात को बढ़ावा और आयात को नियंत्रित किया जाता था। तो व्यापारिक पूंजीवाद की अर्थ क्या है कि भाई जो राष्ट्र जितना ज्यादा अधिक धन संपदा वाला होगा, वह राष्ट्र उतना ही क्या होगा, उन्नत होगा। तो मर्केंटिलिज्म की अवधारणा कब आती है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ये आती है, और इसके लिए निर्यात को बढ़ावा दिया गया और आयात को क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। व्यापारिक पूंजीवाद प्रमुख सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत है धन संचय, बुलियनिज्म।
राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत क्या होना चाहिए? सोना चांदी होना चाहिए। तो ये कौन बताता है? व्यापारिक पूंजीवाद बताता है। इसके अंतर्गत निर्यात बढ़ाओ और आयात घटाओ ताकि धन देश में ही रहे। तो यानी कि किसी भी देश को, और ये वर्तमान में भी सही है, सत्य है कि जो देश में निर्यात ज्यादा होता है, आयात कम होता है, तो वह देश क्या होता है? संपन्न होता है। जैसे चाइना हुआ, वहां पर निर्यात क्या होता है? ज्यादा होता है, और आयात क्या होता है? कम होता है। तो चाइना जो है वो अपनी आर्थिक तरक्की लगातार करता जा रहा है। तीसरा है उपनिवेश उपनिवेश का शोषण, यानी उपनिवेशों से सस्ते कच्चे माल का आयात हुआ और वहां तैयार वस्तुओं का क्या किया गया? निर्यात किया गया, और उन वस्तुओं को महंगी दरों पर क्या किया गया? बेचा गया। तो इसे भी क्या कहेंगे? व्यापारिक पूंजीवाद कहेंगे। तो व्यापारिक पूंजीवाद में धन के संचय करने पर जोर दिया जाता है, निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, आयात में कमी पर जोर दिया जाता है, और उपनिवेशों के शोषण को बढ़ावा दिया गया। अगला है व्यापारिक पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप। सरकार व्यापार को नियंत्रित करती है। तो व्यापारिक पूंजीवाद में क्या होता है? सरकार ही व्यापार को क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। और व्यापारिक युद्ध उपनिवेशों और व्यापारिक मार्गों के लिए क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। तो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो वो लगातार नए नए मार्गों की खोज करते हैं, और किन किन मार्गों से व्यापार ज्यादा किया जा सकता है, इन सभी पर उनकी होड़ लगी रहती है, और आपस में लड़ाई भी होती है, युद्ध भी होते हैं। तो इस तरह से व्यापारिक पूंजीवाद जो है वो पैसे की, धन संपदा को बढ़ाने पर क्या करता है? बात करता है। और यूरोप में ये विचारधारा फैलती है कि भाई जो देश जिसके पास धन संपदा ज्यादा होगी, निर्यात ज्यादा होगा, वह देश उतना ही क्या होगा? उन्नत देश होगा। अब हम बात करें मर्केंटिलिज्म, व्यापारिक पूंजीवाद के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, व्यापारिक पूंजीवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ता है, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यानी कि यूरोप के देश एक दूसरे में होड़ लगने लग जाती है कि भाई विश्व में हम अन्य देशों पर अपना शासन स्थापित करें, उपनिवेश बनाएं। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वह है व्यापारिक कंपनियां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनियों की क्या है? स्थापना होती है, और वो अलग अलग देशों में क्या करती हैं? अपने व्यापार के लिए जाती हैं, और यदि मौका मिलता है तो वहां पर उपनिवेश की स्थापना करती हैं। नेविगेशन कानूनों का निर्माण होता है कि समुद्री मार्गों को, कौन कौन से समुद्री मार्गों से व्यापार किया जाएगा, तो वो कौन कौन सा देश उन पर एकाधिकार करेगा। और राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार मिलता है। तो राष्ट्रवाद को क्या मिलता है? व्यापारिक पूंजीवाद से आर्थिक आधार मिलता है, मर्केंटिलिज्म से आर्थिक आधार मिलता है। भारत पर व्यापारिक पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और व्यापार से सत्ता तक पहुंचती है। तो मैं अभी बता रहा था कि भाई व्यापारिक पूंजीवाद से व्यापार की दुनिया में क्या लग जाती है? होड़ लग जाती है कि भाई दुनिया में व्यापार कैसे होगा। और उसी अ, उद्देश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार के लिए आती है, और धीरे धीरे वो क्या कर लेती है? सत्ता पर कब्जा कर लेती है। व्यापार के लाभ हेतु भारत का शोषण किया जाता है, स्वदेशी उद्योगों का पतन होता है, और कुटीर उत्पादन को क्षति होती है। और जो ब्रिटिशर्स की जो कंपनियां थी उनको बढ़ावा मिलता है, और यहाँ पर धन निष्कासन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। नकदी फसलों को की खेती को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे नील की खेती और कपास की खेती को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। और ब्रिटिश राज की क्या पड़ती है? यहाँ पर नींव पड़ती है। तो ये सब जो है भारत को गुलाम बनाया गया, तो वो किस अवधारणा के कारण बनाया गया? व्यापारिक पूंजीवाद की अवधारणा के कारण ही भारत को क्या कर दिया जाता है? गुलाम बनाया जाता है। तो भारत पर मर्केंटिलिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, जो व्यापार से सत्ता तक पहुंचती है। व्यापारिक लाभ हेतु भारत का शोषण होता है, स्वदेशी उद्योगों का पतन होता है, कुटीर उत्पादन की क्षति होती है, नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिलता है, और ब्रिटिश राज की नींव रखी जाती है। अब हम बात करें व्यापारिक पूंजीवाद के समर्थक विचारक कौन कौन से हैं। थॉमस मुन, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और आयात में कमी करनी चाहिए। कॉलबर्ट कहाँ के हैं? फ्रांस के। ये राज्य की सक्रिय भूमिका पर बल देते हैं। तो कॉलबर्ट कहते हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं ये, कि व्यापारिक पूंजीवाद पर राज्य का या देश का क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए, उसको सक्रिय भागीदारी लेनी चाहिए। कैमरालिस्ट जर्मनी के हैं, सरकारी नियंत्रण और उद्योगों को सहायता पर बात करते हैं कैमरालिस्ट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण क्या होना चाहिए? होना चाहिए, और सरकार उनको बढ़ावा देनी चाहिए, जिससे कि निर्यात को बढ़ाया जा सके। आगे हम बात करें व्यापारिक पूंजीवाद के नियम और कानून क्या हैं। पहला है नेविगेशन एक्ट। कब आता है? 1651 में।
इंग्लैंड ने यह कानून पारित किया कि उपनिवेश केवल अंग्रेजी जहाजों से ही व्यापार कर सकते। तो उपनिवेश जो देश थे, नेविगेशन एक्ट के तहत इंग्लैंड ने यह कानून पारित किया कि यदि वहां के व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं तो वो किससे करेंगे, केवल अंग्रेजी जहाजों से ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो नेविगेशन एक्ट कब आता है, 1651 में। प्रोटेक्टिव टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या है, आयातित वस्तुओं पर भारी कर, और जिससे देश में विदेशी वस्तुएं क्या हो जाएं, महंगी हो जाएं। तो इन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि भाई जिन चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं तो उन पर हम क्या लगा देंगे, टैक्स ज़्यादा लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और स्वदेशी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो उसके कारण जो हमारे देश के लोग हैं वो क्या करेंगे, स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, विदेशी चीज़ों को कम खरीदेंगे। तो उससे हमारे व्यापार को क्या मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा, हमारी आर्थिक तरक्की होगी, हमारा पैसा जो है वो देश के अंदर ही रहेगा और हम निर्यात के लिए वस्तुएं बनाकर दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो इसको कहा गया प्रोटेक्टिव टैरिफ। अब हम बात करते हैं कि व्यापारिक पूंजीवाद का उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव है शोषण की अर्थव्यवस्था। उपनिवेश केवल कच्चा माल दें और तैयार वस्तुएं खरीदें। तो इससे क्या होगा कि वहां की जो धन है वो अपने देश में व्यापारिक पूंजीवाद की सहायता से ब्रिटिशर्स ने लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का शोषण किया जाता है व्यापारिक पूंजीवाद के अंतर्गत। स्थानीय उद्योगों का विकास, भारत और श्रीलंका जैसे देशों के पारंपरिक कुटीर उद्योगों को ध्वस्त कर दिया गया व्यापारिक पूंजीवाद के तहत। भौगोलिक खोजों का विस्तार, नए बाजारों, संसाधनों की तलाश में यूरोपीय शक्तियां नई जगहों तक पहुंचती हैं। तो भाई भौगोलिक जो है खोजों को विस्तार मिलता है, व्यापार के लिए अलग अलग देशों को खोजा जाता है, वहां पर जाया जाता है। तो व्यापारिक पूंजीवाद के तहत भौगोलिक खोज जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं मर्केंटिलिज्म से पूंजीवाद तक। मर्केंटिलिज्म, व्यापार के कारण पूंजी इकट्ठा होती है जिससे उद्योगपति वर्ग को क्या होता है, जन्म मिलता है, नए उद्योगपति वर्ग जो है वो स्थापित होता है। इस नीति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी जिसका विकास औद्योगिक क्रांति के रूप में हुआ। तो यही पूंजीवादी व्यवस्था क्या करती है, औद्योगिक क्रांति का विकास करती है। आगे हम बात करें, एक तुलनात्मक अध्ययन करें औद्योगिक क्रांति और मर्केंटिलिज्म व्यापारिक पूंजीवाद में। तो औद्योगिक क्रांति का जो समय है वो 18वीं सदी से है और व्यापारिक पूंजीवाद का समय है 16वीं सदी से 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आती है, इंग्लैंड में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारिक पूंजीवाद कहाँ होता है, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में होता है। औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य है उत्पादन प्रणाली में बदलाव। उत्पादन प्रणाली बदलाव से मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छा उत्पादन कैसे हो। और व्यापारिक पूंजीवाद कहता है धन संचय और विदेशी व्यापार से लाभ कैसे होना चाहिए, यानी अपने देश में हम धन को कैसे संचय कर सकते हैं, सोना चांदी का संचय कैसे कर सकते हैं, और विदेशी व्यापार में हमें लाभ कैसे होना चाहिए। इस बात की अवधारणा पर कौन जोर देता है, व्यापारिक पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति का साधन क्या है, मशीनें, उद्योग और तकनीक। व्यापारिक पूंजीवादी का साधन क्या है, व्यापार, उपनिवेश और कानून। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सामाजिक और आर्थिक क्रांति के रूप में पड़ता है। व्यापारिक पूंजीवादी का प्रभाव जो है उपनिवेश और शोषण की नींव होती है, यानी देशों को उपनिवेश बनाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है औद्योगिक क्रांति का, कुटीर उद्योगों का पतन होता है, रेलवे का विकास होता है। और व्यापारिक पूंजीवाद से व्यापारिक शोषण होता है और कंपनी का क्या होता है, भारत में आगमन होता है जिससे वह सत्ता तक क्या होती है, पहुंचती है। व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और बाद में अंग्रेजों ने भारत को क्या कर लिया, उपनिवेश बना लिया। तो कंपनी का आगमन होता है। अब देखिए निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति और व्यापारिक पूंजीवाद दोनों ने आधुनिक विश्व व्यवस्था की नींव रखी। जहां मर्केंटिलिज्म ने उपनिवेशवाद और पूंजी संचय और व्यापार पर नियंत्रण में भूमिका निभाई, वहीं औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की पद्धति, सामाजिक संरचना और विश्व अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये चैप्टर समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से जब तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस हमने ले रखी हैं, उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। तो उन क्लासेस से अब लाभ आपको ये रहेगा कि थोड़े से समय में आप पूरे चैप्टर को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।